आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश खरा सौदा और अब हमारे साथ हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी बने हुए हैं। आइए उनसे जान लेते हैं कि उनकी आज कौन सी धमाकेदार पिक्स होंगी। हमारे साथ हिमांशु गौरंग शाह और हमारे साथ राजेश पालविया भी हैं। सबसे पहले राजेश पालविया आपसे बात करते हैं। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आज आपकी तरफ से कौन सी धमाकेदार पिक्स होने वाली है? गुड मॉर्निंग। आपको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईटी नाउ स्वदेश के सभी दर्शकों को दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं। जो आज की पहली पिक रहेगी वो रहेगी रियल एस्टेट स्पेस से, और उसमें हमें डीएलएफ यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। कल अगर हम देखें तो कल काफी अच्छा मोमेंटम पूरे रियल एस्टेट स्पेस में देखने को मिला, और उसमें डीएलएफ का जो प्राइस एक्शन था वो ये दिखाता है कि अब ये स्टॉक 450 से 455 की तरफ मूव होते हुए दिख सकता है। अगर हम इसको नियर टर्म चार्ट पे एनालाइज करें तो स्टॉक ने कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट हमें कल के सेशन में विजिबल होते हुए दिखा है, और जिस तरीके इसके लॉन्ग टर्म सेटअप अब बुलिश टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं और अब शॉर्ट टर्म चार्ट पे जो मोमेंटम बना है, तो हमें लगता है डीएलएफ को यहाँ से बाय करना चाहिए। 418 के स्टॉप लॉस से 450 455 के टारगेट अपसाइड में आते हुए दिख सकते हैं। जो दूसरा स्टॉक हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो एनबीएफसी स्पेस से M&M फाइनेंशियल का स्टॉक काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। कल के सेशन में देखें तो जिस तरीके से प्राइस एक्शन था स्टॉक में, अगर वीकली सेटअप की बात करें तो ऑलमोस्ट 5 वीक का रेंज का ब्रेकआउट कल के सेशन में क्लोजिंग बेसिस पे M&M फाइनेंशियल में होते हुए दिखने को मिला है, और जिस तरीके से ओपन इंटरेस्ट भी ऐड होते हुए दिखा है, हमें लगता है अब ये स्टॉक यहाँ से 210 की तरफ मूव होते हुए दिख सकता है। तो शॉर्ट टर्म के टारगेट 210 हम यहाँ पे सजेस्ट करेंगे। 194 के स्टॉप लॉस से M&M फाइनेंशियल बाय करने की सलाह रहेगी। वो जो तीसरा स्टॉक हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है ऑटोमोबाइल स्पेस से, और उसमें हम मारुति पे बाय करने की सलाह देंगे। मारुति में अगर हम सेटअप देखें तो मारुति में जो पिछले दिनों में एक करेक्शन का मूव था, कहीं ना कहीं अब एक रिवर्सल के सिग्नल इस पे आते हुए दिख रहे हैं, और जिस तरीके से नियर टर्म चार्ट पे अगर हम देखें तो स्टॉक ने 7600 के लेवल को अब यहाँ पे सस्टेन करते हुए ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो हम यहाँ पे मारुति में बाय करने की सलाह देंगे 7700 के स्टॉप लॉस से। अपसाइड के टारगेट हमें लगता है आना चाहिए करीब 7950 तक के। तो मारुति यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी ऑटोमोबाइल स्पेस से। ठीक है, तो ये आपकी तरफ से पिक्स रहेंगे। हिमांशु आप बताएं आपकी तरफ से कौन सी धमाकेदार पिक्स होंगी आज? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। मॉर्निंग। मेरी और ग्लोब कैपिटल की तरफ से आपको ईटी नाउ स्वदेश के सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी आपको भी। स्पेसिफिक पहले मुझे कैश सेगमेंट का स्टॉक पसंद है सीमेंट स्पेस से ओरिएंट सीमेंट। यहाँ पर एक काफी लंबी कंसोलिडेशन के बाद कल वीकली चार्ट पर एक ब्रेकआउट आते हुए नजर आया है, और सीमेंट स्टॉक्स हम वैसे भी देख रहे हैं कि अभी लार्ज कैप फ्रंटलाइनर्स में जिस तरह का रैली देखने को मिली है, मुझे लगता है यहाँ पर मिड कैप सीमेंट स्टॉक्स में एक रनअप देखने को मिल सकता है। तो ओरिएंट सीमेंट मुझे यहाँ पर पसंद है। 173 के आसपास का कल का क्लोज है। यहाँ पर 188 रुपए तक के टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी करके चले। 168 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की सलाह रहेगी। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है वो M&M फाइनेंशियल ही है, जो राजेश ने भी अभी डिस्कस किया। काफी अच्छा यहाँ पर सेटअप बनता नजर आया है, और जिस तरह से कल हमने एनबीएफसीज में एक रनअप देखा है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, मुझे लगता है कि इस स्पेस में भी यहाँ पर बज़ आते हुए नजर आ सकता है। M&M फाइनेंशियल का टेक्निकल सेटअप अच्छा है, यहाँ पर खरीदारी करें। 205 रुपए का इंट्राडे टारगेट और 99 रुपए का 194 रुपीज का माफ कीजिएगा एक स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर खरीदारी करके चला जा सकता है। और फाइनली मुझे लगता है कि पीएसयू बैंक्स में एक अच्छा बज़ बना हुआ है। एसबीआई के आज नंबर्स हैं, इसके चलते मुझे लगता है बैंक ऑफ बड़ौदा का एक सेटअप काफी पॉजिटिव है, और यहाँ पर एक जो मूव है वो अभी भी आना बाकी है। जिस तरह का मूव कैनरा बैंक में आते हुए नजर आया, एसबीआई में आता हुआ नजर आया, बैंक ऑफ बड़ौदा का सेटअप अच्छा है, लेकिन अभी यहाँ पर एक कैचअप मूव आना बाकी है, जो मुझे लगता है आज यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर 102 रुपए के आसपास का कल का क्लोज है, खरीदारी की सलाह है। 110 रुपए का टारगेट और 99 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा मेरी तरफ से खरीदारी की सलाह होगी। रिजल्ट बेस्ड स्टॉक मूवमेंट कल के सेकेंड हाफ में एसबीआई 2.5% नेगेटिव से सन फार्मा 2.5% नेगेटिव से करीब 3% पॉजिटिव हो गया था एक टाइम पे, क्योंकि स्पेशलिटी फार्मा बिजनेस में काफी बूस्ट दिखा, और वही बात कमेंट्री में भी आई थी। गौरंग आपसे एक रिएक्शन चाहूंगा, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं दिलीप शांघवी ने अपने रिजल्ट के कॉन कॉल में क्या कमेंट्री दी। So I think the margin will be under pressure from the cost point of view. So margins that, say like currently our cost of goods is X, it may go up a little. But in many businesses we are able to pass on the cost increases to customers. So then to that extent there is an adjustment. I have no understanding of how long this increase in the
commodity prices is going to continue, because we are seeing that in many products there is also a reversal. It doesn't go back to its original price base, but it comes down significantly from the peak that it has reached. So it's difficult to quantify. The positive for us is that because of the COVID, we created a strategic inventory for many products. So, and that is the reason why you see our working capital is a little bit higher. But that is now useful for us in terms of those materials have been procured at old prices. गौरांग, आपकी क्या राय बन रही है? दिलीप सांघवी को आपने सुना, स्टॉक काफी ज्यादा आउट परफॉर्म किया है। अगर एक साल का देखें, क्वाइटली चलता जा रहा है, कुछ ज्यादा बात नहीं हो रही है इसके ऊपर, सन फार्मा पे इन पर्टिकुलर, और इस तरह का परफॉर्मेंस और कमेंट्री आई है। आपकी क्या राय है इस पे? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सभी को शुभ प्रभात। और सबसे पहले ET Now स्वदेश की पूरी टीम, आपको ET Now स्वदेश के दर्शक और मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे तरफ से। और अजय, सन फार्मा पर टिप्पणी करने से पहले एक डिस्क्लोजर देना जरूरी होगा कि लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। अमेरिका में दवाइयों के दामों को लेकर के, कच्चे माल की लागत खर्च को लेकर के और कुछ खबरों को लेकर के कुछ नकारात्मक परिस्थिति बनी थी कुछ समय से, और कुछ समय पहले एक अंडर परफॉर्मर स्टॉक भी रहा था। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब रैनबैक्सी का अधिग्रहण किया था सन फार्मा ने। उसके पश्चात काफी लंबे समय तक एक दायरे में बना रहा, और फिर कुछ खबरों को लेकर के, नतीजों को लेकर के US FDA के तरफ से जो लाल झंडा दिखाई दिया था, उसको सुलझाते हुए परिस्थिति में सुधार हुआ है। और हमें लग रहा है कि आने वाले समय में मुनाफे के मार्जिन को लेकर के शायद थोड़ा दबाव रह सकता है, क्योंकि अमेरिका में जैसे मैंने बताया दवाइयों को दामों को लेकर के कुछ परिस्थिति कमजोर हुई है। लेकिन अभी जिस तरीके से मैनेजमेंट टिप्पणियां कर रहे थे, कारोबार को लेकर के मौके बहुत सारे हैं, बशर्ते के कारोबार की रणनीति जमीनी स्तर पर निर्णायक तरीके से ये लागू करें। और लक्ष्यांक के रूप में लंबी अवधि के लिए सन फार्मा पर जो लक्ष्य हमारा वो करीबन 950-960 तक का है। तो अगर आपकी खरीदारी लंबी अवधि के लिए तो आप बने रह सकते हैं, और अगर खरीदारी करनी है तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत करेक्शन आता है तो सही समय होगा वहां पर नया निवेश करने के लिए। राइट। गौरांग, एक ओवरऑल व्यू भी लेते हैं रिजल्ट सीजन पे। 38 कंपनीज निफ्टी में से रिजल्ट्स अपने डिक्लेयर कर चुकी हैं। ज्यादातर कंपनियां, आधे से ज्यादा मैं कहूंगा, या तो अपने एस्टिमेट से बेटर है नंबर्स या फिर इन लाइन है, और एस्टिमेट इटसेल्फ इस बार काफी स्ट्रांग थे। तो यानी कुल मिला के बाजार की जो वरीज हैं कि नंबर का मोमेंटम हिल ना जाए, बहुत ज्यादा कॉस्ट प्रेशर्स ना आए। इनफैक्ट दिलीप सांघवी भी बोल रहे हैं कि कॉस्ट प्रेशर्स आ रहे हैं, लेकिन हम अभी तक उसको पास ऑन कर पा रहे हैं। मुझे एकदम क्लियरली याद है एशियन पेंट के मैनेजमेंट ने भी हमसे कहा था कि कॉस्ट प्रेशर्स आ रहे हैं, लेकिन हमने आधे पास ऑन कर दिए, आधे आगे आने वाले क्वार्टर में कर देंगे। तो लग रहा है कि ब्रेव कर रहे हैं अभी तक कॉस्ट प्रेशर्स को। और उसी के साथ अगर आप देखिए तो लास्ट 15 दिन में एनर्जी को छोड़ के, क्रूड को छोड़ के ज्यादातर कमोडिटीज 10 से 15% नीचे आ गई हैं। ये है अभी तक के नतीजे। 3850 में से निफ्टी के आ गए, सिर्फ 2 मिले जुले हैं, और कमजोर सिर्फ 3 एक्चुअली कमजोर हैं। तो यानी करीब करीब 25 कंपनियां अनुमान से बेहतर या फिर बेटर है। आपका क्या अर्ली ट्रेंड्स पे क्या व्यू है गौरांग? पहले तो दूसरी तिमाही को नतीजे को लेकर के जब नतीजे शुरू नहीं हुए थे, तब हमारी विचारधारा कुछ ऐसी थी कि ये जो पैंडेमिक से एंडेमिक में परिवर्तन हो रहा है, लॉकडाउन से अनलॉकिंग हो रही है, उससे बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। लागत खर्च को लेकर के, ऊर्जा को लेकर के और कच्चे तेल को दाम को लेकर के जो परिस्थिति खड़ी हुई है, ये परिस्थिति जो मेरी सोच समझ है ये कहती है कि ये कुदरती नहीं है, ये मनुष्यों ने बनाई हुई है या फिर कुछ देशों ने ऐसी परिस्थिति खड़ी की है। तो ये कुछ समय तक रहेगा, ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। और धीरे धीरे, जैसे आप भी अभी जिक्र कर रहे थे कि कुछ कमोडिटी के दामों में हमने नीचे के तरफ के दायरे देखे, उसी तरीके से हमारी सोच विचारधारा ये कहती है कि कच्चे तेल के दामों में भी धीरे धीरे करके आपको नीचे की तरफ के दायरे आते हुए दिखेंगे। और उसके साथ साथ
रुपए में जो कमजोरी आई है डॉलर के मुकाबले, वहां पर भी शायद थोड़ी बहुत मजबूती रुपए में लौट करके आए डॉलर के मुकाबले। लागत खर्च का जहां तक सवाल है, और जैसे आप जिक्र कर रहे थे, तो आप मुझे बताइए अजय कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो पूरा लागत खर्च में इजाफा जो होता है वो खुद अपने आप पे ले लेती है? ऐसी बहुत कम कंपनियां या बिल्कुल ही नहीं है। ज्यादातर जो बोझ है लागत खर्च को बढ़ने का और जो फाइनल प्रोडक्ट के दाम है उसका ऊपर के तरफ का जो बोझ है वो हमें और आप में यानी कि उपभोक्ताओं को भोगना पड़ता है। और उस लिहाज से मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा खामियाजा इन सब कंपनियों को भुगतना पड़ेगा जिनके लागत खर्च ऊपर गए। हाँ, उपभोक्ताओं को बिल्कुल इसका हर्जाना भरना पड़ेगा, क्योंकि आखिरकार कंपनी अपने फाइनल प्रोडक्ट के दाम बढ़ा देती है और ये वास्तविकता पे भी हमने देखा है और इतिहास पे भी गवाह है इसके लिए। और हमारी विचारधारा ये भी कहती है अजय कि तीसरी और चौथी तिमाही के नतीजे यहाँ से भी सुधरने के पूरे आसार और संकेत नजर आ रहे हैं, और आने वाले वित्तीय वर्ष के जो नतीजे होंगे वो भी काफी बेहतर होंगे, क्योंकि सरकार ने कुछ नीतियां ऐसी बनाई हैं जहां पर भारत में स्थापित जो कंपनियां हैं वो सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिस्पर्धा में मुकम्मल रूप से खड़ी हो सके और अन्य विदेशी कंपनियों का सामना कर सके। तो हर गिरावट पर हमने पहले भी राय दी थी, आप खरीदारी करें। सिर्फ एक ही राय होगी कि सक्षम, मजबूत और अच्छी मैनेजमेंट वाली कंपनियों में आप निवेश करें, क्वालिटी बाय करें, क्वांटिटी बाय ना करें आप। राइट। गौरांग, हिमांशु और राजेश हमारे साथ जुड़े रहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक में जाते जाते हम आपको दिखाएंगे कि प्रियंका ने एक बहुत ही स्पेशल शो सारे व्यूअर्स के लिए बनाया है और उसकी भी हम आपको झलक दिखाएंगे, लेकिन उसका नाम है कुछ मीठा हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि दिवाली है, दिवाली में मिठाइयों के बिना कैसे बात बट आपने ज्यादा एंजॉय क्या किया था, रबड़ी या गुलाब जामुन? गुलाब जामुन। और आपको पता है गुलाब जामुन बहुत खास है, प्रोमो में देखिए फिर आके बताते हैं। इलायची मैंने एकदम एंड में डाली है, चाशनी ऑलमोस्ट रेडी होने के बाद, ताकि उसका फ्लेवर जो है वो रिटेन हो जाता है। लास्ट कुछ दिनों में हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को लेके, स्पेशली टेलीकॉम रिलेटेड इक्विपमेंट, क्योंकि टेलीकॉम इक्विपमेंट इंपोर्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और बहुत सारा डॉलर रिजर्व भारत का उस तरफ यूटिलाइज हो जाता है, तो सरकार ने एक पूरा फ्रेमवर्क बनाने की तैयारी कर रहा है कि 2025 तक $300 बिलियन का इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन उस एरिया में होगा। एक विजन डॉक्यूमेंट जिससे कह सकते हैं, इसकी तैयारी चल रही है, बन भी गया है, ताकि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कर सकें और डोमेस्टिक कंपनीज को टेलीकॉम इक्विपमेंट और हार्डवेयर में एक बूस्ट मिले। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे आईटी मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने हमारी सहयोगी रुचि भाटिया से बातचीत की, उसका एक स्लाइस ले लेते हैं। Have launched a vision document for electronic exports in the country. Just want to understand from you, from $75 billion by 2025, you're aiming at close to $300 billion. What makes you so confident that we will be able to reach this mark, given the fact that I do understand a whole host of steps have been taken in the past, including the PLI scheme in electronics as well. But in terms of where from here, what makes you so confident? No, look, I think first of all, you must understand that in 2014, as somebody from the industry today spoke and said, there was hardly an electronics industry in India, and then from there to come to $75 billion just before COVID, and now to be faced with once in a lifetime opportunity where global value chains for electronics are rapidly diversifying and looking for alternate trusted suppliers and sources of products. For India, this is a unprecedented opportunity, and this is not what the government says, this is what the entrepreneurs and the companies and the industry says. So our move as a government, and the Honorable Prime Minister is very clear on that, is that we will do everything it takes across the board, including logistics efficiencies, PLI, policy support,
to make the goals of the industry, the ambitions of the industry, which is 300 billion by 2025, a reality. So beyond the PLI schemes, what exactly can we really look at in terms of incentives, in terms of support for the industry? No, I think we must understand that we are not competing as a nation of electronics manufacturing brands purely on incentives. We are competing because we have significant competitive strengths in design, in systems design, in the software design, and all of these strengths, including the domestic market scale, will make it very, very attractive for an electronic manufacturer to come to India, invest, manufacture in India, supply to India and export to his other markets. चलिए और अब प्री ओपन का टाइम हो गया है, चलिए देख लेते हैं मार्केट्स किस तरह से रिएक्ट कर रही है। अच्छी ओपनिंग दिख रही है, फिलहाल 17,900 के ऊपर हम राउंड अबाउट 30 से 32 अंकों की बढ़त आपको प्री ओपन में निफ्टी में दिख रही है। और आपको जो निफ्टी में सबसे स्ट्रॉन्ग काउंटर्स दिख रहे हैं उसमें सबसे पहले नाम आपको भारती एयरटेल ऑन द बैक ऑफ गुड अर्निंग्स है। अब इस वक्त जो टिक्स इस पर आ रहे हैं वो लगभग 5%, 5% की तेजी के। सन फार्मा आपको 2% तेज के साथ दिखाई दे रहा है और साथ ही एसबीआई पर भी नजर रहेगी क्योंकि अहेड ऑफ नंबर्स एसबीआई भी इस वक्त पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड कर प्री ओपन में दिखाई दे रहा है। तो देखना होगा कि धीरे धीरे कहां ट्रेड सेटल होता है। कुछ अभी ट्रेड्स क्योंकि 9-7 और 9-8 के बाद बैंकिंग स्टॉक्स के नंबर्स आएंगे, बैंक निफ्टी के हम आपको बता पाएंगे, लेकिन फिलहाल जो एसजीएक्स निफ्टी रिफ्लेक्ट कर रहा था वो कहीं ना कहीं ओपन स्मॉल गैप अप दिखा रहा था और आज आपको एक गैप दिख भी रहा है प्री ओपन में। अजय जी हाँ, मेरी नजर तो भारती पे डेफिनेटली रही क्योंकि कमेंट्री बहुत अच्छी आई थी और ओवरऑल अगर आप देखें नोमुरा की परसों की रिपोर्ट तो उसने ऑलरेडी ये बताया है उस रिपोर्ट में कि टैरिफ हाइक्स बहुत एमिनेंट हैं जियो के लिए। नोमुरा की एक रिपोर्ट जियो फोन नेक्स्ट के ऊपर आई थी, लेकिन उन्होंने भी ये मेंशन किया कि टैरिफ हाइक्स आएंगे। उस रिपोर्ट के कोइंसिडेंस साथ में कोइंसाइड कर रहा था भारती का मूव। रिलायंस भी करीब 1% ऊपर। इस टैरिफ हाइक के मामले पे गौरांग की राय जान लेते हैं। गौरांग, जिस हिसाब से जियो काफी अग्रेसिव हो गया इस बार के रिलायंस के नंबर में भी दिखा, अब जियो फोन नेक्स्ट भी आ गया, तो वो टेलीकॉम धंधा रिलायंस का और भारती का ओवरऑल बिजनेस भी काफी स्टर्डी लग रहा है इस बार। आपकी क्या राय बन रही है इस पे? तो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर में सर्वोच्च पसंद रहेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज क्योंकि जियो का कारोबार रिलायंस के बैलेंस शीट के तहत आता है और दूसरी पसंद भारती एयरटेल के रूप में है। और मैं ये भी मानता हूं और काफी समय से ये बातें हमने या टिप्पणियां जो हैं खास करके भारतीय एयरटेल के मैनेजमेंट के तरफ से सुनी थी कि अब वो समय चला गया जब आपको निचले स्तर के आरपूस नजर आते थे और जिस तरीके से डेटा का इस्तेमाल धीरे धीरे करके भारत में बढ़ रहा है और खास करके ये जो न्यू नॉर्मल के तहत हम हमारी जिंदगी जी रहे हैं, तो पिछले 1.5 साल में या 18 महीने में डेटा कंजम्पशन जो है अगर आप देखने जाए पर यूजर तो वो भी काफी ऊपर की तरफ गया है और शायद ये निरंतर अब रहेगा ऊपर की तरफ। दोनों पर खरीदारी की राय है। अगर आप भारतीय एयरटेल का मुझे लक्ष्यांक पूछे तो वो करीबन 920-940 तक का है लंबी अवधि के लिए और रिलायंस का कारोबार एकजुट बैलेंस शीट है, उसको देखते हुए करीबन 3,000-3,200 का लक्ष्य लंबी अवधि के लिए। तो ये गौरांग की राय रहेगी। और अब एक बार ये भी देख लेते हैं, आज जब सुबह हमने निकुंज से बात की उनकी नजरिए में टेपरिंग की कमेंट्री में क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है जिस पर नजर रखनी चाहिए, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। If Fed announces tapering, I think markets will not be surprised because markets को पता है कि वह टेपरिंग आ रही है। आने वाले समय के अंदर हम जानते हैं कि थोड़ा इस समय जो लिक्विडिटी का फ्री फ्लोट है उसमें थोड़ी गिरावट जरूर आएगी। तो मेरे को लगता नहीं है कि उस मुद्दे को लेकर के इस समय मार्केट के अंदर ज्यादा कंसर्न है। पर फेड की कमेंट्री से जो हमें वर्ड्स जिन पे फोकस करना है वह रहेगा उनका व्यू ऑन इन्फ्लेशन। फेड मेंटेन कर रहा है कि इन्फ्लेशन इज ट्रांजिटरी। इफ इन्फ्लेशन इज ट्रांजिटरी दैट मीन्स कमोडिटी प्राइसेस में ड्रॉप आएगा और एनर्जी प्राइसेस में ड्रॉप आएगा। मगर अब फेड बोलता है कि भाई इन्फ्लेशन चैलेंज है तो वह एक नया डायनामिज्म है और वह अगर इन्फ्लेशन की वजह से कंसर्न रेज करते हैं, उनको लगता है कि इन्फ्लेशन की वजह से अगर प्रॉब्लम आ सकती है तो वह फैक्टर शायद इस समय मार्केट को थोड़ा पजल जरूर कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक्सक्लूसिव न्यूज ब्रेक लाते हैं और वो है LIC पे। हमारे कॉलीग
अंकुर साथ में जुड़ रहे हैं। अंकुर, बताइए क्या चल रहा है LIC में, उनके IPO में क्या प्रोग्रेस है? जी हाँ, जो LIC का IPO है वो इसी साल एक्सपेक्टेड है और मैनेजमेंट खासकर इसके लिए काफी कॉन्फिडेंट है। हमें जो जानकारी मिली है मैनेजमेंट के द्वारा, उन्होंने बताया कि जो DRHP है उस पे काम ऑलरेडी चल रहा है और जो ट्रांजैक्शन एडवाइजर है इस IPO के लिए ENY, वो एम्बेडेड वैल्यू कैलकुलेशंस की रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और वो थोड़े ही दिनों में, इनफैक्ट 1 महीने के भीतर गवर्नमेंट को और रेगुलेटर्स को बाद में वो रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उसके हिसाब से फिर वो IPO की फाइलिंग होगी। हमें मैनेजमेंट ने ये भी बताया सीधे तौर पर कि जो रोड शोज हैं IPO के, वो जनवरी से शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि IPO फाइलिंग के बाद ही वो रोड शोज शुरू होते हैं, तो Q4 में ही IPO आएगा और इसी साल इस IPO के पूरे होने की पूरी उम्मीद है। आपको याद होगा कि जो वित्त मंत्री जी ने बजट में अनाउंस जरूर किया था IPO में, बट चूंकि पेंडेमिक आया और उसके बाद सब्सिक्वेंट डिलेज हो गए, तो अब मैनेजमेंट पूरी तरीके से तैयार है इस IPO को लॉन्च करने के लिए। इसके अलावा हमें जो जानकारी मिली है वो ये है कि जो पॉलिसी होल्डर्स हैं LIC के, जो देश भर में फैले हुए हैं, उनको भी एक सेपरेट कोटा मिलेगा। और जाहिर सी बात है, कोटा मिलेगा इसका मतलब ये है कि जो IPO का प्राइस होगा उससे कुछ डिस्काउंटेड प्राइस पे उनको निवेश करने का मौका मिलेगा। जानकारी यह है कि काम शुरू हुआ है और जैसे बुक रनिंग लीड मैनेजर्स की अलॉटमेंट अपॉइंटमेंट होती है वो दीपम ने कर दिया है, लीगल काउंसिल का भी हो गया है। बाकी इंटरनली हमारी एम्बेडेड वैल्यू की कैलकुलेशन का काम चल रहा है। जब वो काम खत्म होगा फिर हमें पता चलेगा कि हम वैल्यूएशन के तौर पे क्या हम बात कर सकते हैं, क्या कैसे नंबर की बात कर सकते हैं। और साइमल्टेनियसली ये भी काम हो रही है कि हम सेबी और स्टॉक एक्सचेंजेस से हम इंटरेक्शन करें, एंगेज करें, ताकि हम समझ पाएँ कि और क्या करने के लिए बाकी है काम। इसमें एक और सवाल रहेगा कि जो आपके पॉलिसी होल्डर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशन है कि शायद उनको एक फिक्स कोटा मिले या डिस्काउंट मिले। क्या इसकी संभावना है? मैं स्पेसिफिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, बट डायरेक्शनली इसकी संभावना है? हाँ, डायरेक्शनली तो अमेंडमेंट में एक्ट में भी आ गया है कि पॉलिसी होल्डर के लिए कुछ ना कुछ रिजर्वेशन होगा, लेकिन ये कैसे होगा, किस परसेंटेज पे होगा, कैसे अलॉटमेंट होगा, ये सब तय करना भी बाकी है। जी, मतलब उम्मीद बिल्कुल करनी चाहिए। हाँ। तो ये LIC के चेयरमैन से बात करते हुए अंकुर। और अब चलिए, तो यानी जल्द ही IPO आएगा, इस तरह की बात निकल कर आई है, जो एक बड़ा ऑफ कोर्स मूव भी होगा। अब एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, आज बैंक्स पर क्या खास नजर रहेगी, क्योंकि SBI के रिजल्ट से पहले और हम जिस तरह की मूव भी देख रहे हैं अभी फिलहाल, भारतीय एयरटेल तो देखिए अच्छा दिख रहा है ऑफ कोर्स, और इसकी बात हम कल भी कर रहे थे। कुछ और स्टॉक्स जो आप जिन पर आप खास आपके व्यू जानना चाहेंगे? एक ट्रेंड मिड कैप स्पेस में रिटेल सेक्टर, और दूसरा निफ्टी में अगर बैंक्स की बात करें तो देखिए क्लियरली PSU बैंक्स पर मेरी नजर रहेगी। काफी अच्छा सेटअप लॉन्ग एडिशन यहाँ पर SBI में देखने को मिला है। पिछले 3 दिनों से लगातार लॉन्ग बिल्डअप वहां पर नजर आए हैं, तो मुझे लगता है नंबर्स के बाद अगर यहाँ पर गेन्स अगर SBI सस्टेन करता है, तो ना केवल SBI बल्कि जो और इसके नीचे के फर्स्ट और सेकंड लेवल के बैंक है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा जो मैंने आज रिकमेंड भी किया है, कैनरा बैंक, इनके सेटअप भी यहाँ पर काफी पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है ये तमाम बैंक्स पे नजर रहनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर बैंक में फेडरल बैंक का कल एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। वहां पर मुझे लगता है कि एक छोटा सा रिट्रेसमेंट पूरा हुआ है और उसके बाद वापस से वहां पर एक अपमूव देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ कल हमने एक छोटा बैंक DCB बैंक में वहां पर एक अच्छा सेटअप बनता हुआ देखा था, तो मुझे लगता है वहां पर भी लगभग 3 से 5% तक का अपसाइड आज देखने को मिल सकता है। तो ऑल इन ऑल बैंक्स पर सेटअप पॉजिटिव है, बट आई थिंक बिफोर SBI के नंबर्स थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, और जिस तरह से SBI के नंबर्स के बाद SBI रिएक्ट करेगा, उसके बाद इस सेक्टर पे एक फ्रेश कॉल लेने एक बेटर स्ट्रेटजी हो सकती है। ये व्यू रहेगा आपका SBI पे। वेरी क्विकली राजेश, आपसे जान लेते हैं चलिए कि आप रिटेल स्पेस को कैसे देख रहे हैं। कल हमने पिछले कई दिनों से देखा कि क्योंकि अनलॉक की थीम में ये सेक्टर्स और क्योंकि बहुत सारे और ट्रिगर्स हैं, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की तरफ से भी एक बुलिश स्टेटमेंट आई है, एक्सपोर्ट्स के टारगेट्स बहुत ही रॉबस्ट टारगेट सामने रखे, और हम देख रहे हैं एक सेंटिमेंटल इफेक्ट, प्राइस फैक्टर इन कर रहा है। कैसे देख रहे हैं आप मिड कैप टेक्सटाइल स्पेस के काउंटर्स को? तो देखिए, मैं डेरिवेटिव स्पेस में अगर ये सेक्टर से बात करूं तो आदित्य बिरला फैशन रिटेल ये काफी इंटरेस्टिंग स्टॉक लग रहा है। जिस तरीके से कल के सेशन में स्टॉक में जिस तरीके से मूव बने हैं,
हमें लगता है ये स्टॉक को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। ये स्टॉक में यहाँ से हमें लगता है 315 से 320 तक की अपसाइड शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकती है। कल की क्लोज थी करीब 288 289 के आसपास, लेकिन ये स्टॉक में जिस तरीके से डेली सेटअप पे एक अगर पिछले एक महीने की टाइम फ्रेम देखें तो एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनाया कि स्टॉक ने जो ब्रेकआउट दिया वो दिखाता है कि यहाँ से 315 के अपसाइड के लिए ABFRL को, आदित्य बिरला फैशन को बाय करना चाहिए। करंट लेवल से 280 के आसपास का स्टॉप लॉस इसमें सजेस्ट करेंगे। हम देखें तो बाकी भी ये स्पेस में अगर हम देखें तो अरविंद फैशन को भी यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। जिस तरीके से स्टॉक में डेली सेटअप के हिसाब से देखें तो एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो हमें लगता है अरविंद फैशन भी यहाँ से एक अच्छा अपमूव दिखाते हुए दिख सकता है। 340 तक की अपसाइड हमें लगता है शॉर्ट टर्म में इसमें आते हुए दिख सकती है। करंट लेवल से 305 के आसपास का स्टॉप लॉस रखे और 340 की टारगेट के लिए अरविंद फैशन को भी बाय किया जा सकता है। कुरांग, आपसे रिएक्शन जानना चाहेंगे ट्रेंड पर। रिजल्ट्स की अगर आप देखें तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि इकोनॉमी ओपन अप हो रही है। ट्रेंड के अगर आप रिजल्ट्स देखें 78 करोड़ वाई ऑन वाई लॉसेस के मुकाबले 80 करोड़ का पैट निकल कर आया। कैसे देख रहे हैं आप इस कंपनी को, ट्रैक करते हो अगर तो? देखिए, बुनियादी तौर पर तो कोई विशेष राय नहीं है, लेकिन ये जो अनलॉकिंग की थीम हुई है प्रियंका, इसको लेकर के जो ग्राहकों को तरफ से मांग आई है पिछले काफी समय से, जो मांग वो पूरी नहीं कर पा रहे थे या फिर जो चीजें उनको चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी, तो उस लिहाज से अगर आप देखने जाए तो मैंने खुद देखा है मेरी आंखों से कि किस तरीके से भीड़ कुछ स्टोर्स में जमा हो रही है, और खास करके जो सक्षम और मजबूत रिटेलर्स हैं, मिसाल के तौर पर ट्रेंड हो गया या फिर शॉपर स्टॉप हो गया, इन सब कंपनियों पर नजर रखनी चाहिए अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो। लेकिन इसके साथ साथ एक थोड़ी बहुत चेतावनी ये भी देना चाहूंगा कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के द्वारा जो प्रतिस्पर्धा खड़ी हो रही है, उसका सामना ये सब जो ऑफलाइन या फिर लैंड बेस्ड रिटेलर्स हैं, ये कैसे कर पाएंगे, ये देखना काफी जरूरी होगा। मीनवाइल प्री ओपन में भारतीय एयरटेल 2% ऊपर बता रहा है, ऑलरेडी बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स स्टॉक। सेंसेक्स की बात करें तो देखते हैं कि गोपाल विट्ठल ने बोला क्या। उन्होंने क्लियरली बोला कि आगे और भी रिफॉर्म जारी रहने की उम्मीद है और क्वालिटी से कीमतें और आरपू बढ़ने से मदद मिल सकती है। वो काफी काम कर रहे हैं बिजनेस पे। एंटरप्राइज और होम बिजनेस का एक सॉलिड परफॉर्मेंस देखा ही है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, और पेमेंट बैंक जैसे नए बिजनेसेस भी उनके काफी अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इस स्टॉक पे क्लियरली इस कमेंट्री का असर देखने को मिल सकता है। काफी कॉन्फिडेंट कमेंट्री आई है। लेकिन अब हम चलते हैं अपने स्वदेश हीरो की बात के बारे में। आज का हमारा स्वदेश हीरो है देश की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC। मार्केट के शुरुआत बेल बजाकर करेंगे LIC के चेयरमैन MR कुमार साहब, लेकिन उससे पहले LIC के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, ये मंत्र है भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC का, जो भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है। 1956 में कंपनी की स्थापना हुई थी। आज LIC के 10 लाख से ज्यादा एजेंट हैं। वहीं देश भर में 2048 ऑफिस और 100 डिविजनल ऑफिस हैं। मौजूदा वक्त में LIC देश के 22 करोड़ लोगों से जुड़ी है और इसलिए हमने भारतीय जीवन बीमा निगम को चुना है आज का स्वदेश हीरो। राइट मिस्टर कुमार, आज ट्रेडिंग का स्टार्ट आप करेंगे। ET Now स्वदेश पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेल बजा के चालू करिए। चलिए, अब बाजार खुल चुके हैं और अब देखिए आज 17,944 55 अंकों की 55 अंकों की आपको बढ़त दिख रही है निफ्टी पर। इसमें सबसे बड़ी जो गेनर्स है अभी फिलहाल सामने आ रहे हैं भारतीय एयरटेल पोस्ट द नंबर्स। अब यहाँ सेटल होते हुए 1.5% तेजी के साथ भारतीय एयरटेल कारोबार करता हुआ। इसके बाद आपको दिखेगा बजाज फिनसर्व लगभग 1%, बजाज SBI लाइफ यहाँ पर आपको 1% का गेन दिख रहा है। विप्रो IT पैक से कल भी हमने इसकी बात की थी कि IT पैक में सबसे अच्छा कोई काउंटर दिख रहा है तो विप्रो दिखाई दे रहा है। यहाँ से कुछ स्ट्रेंथ दिखती हुई दिखाई दे रही है।
एसबीआई बिफोर द नंबर्स 0.5% की तेजी यहाँ दिख रही है। मेटल्स आज कुछ रीबाउंड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हिंडाल्को में आपको 1% की तेजी देखने को मिलेगी। रिलायंस में भी फिलहाल 1% की तेजी देखने को मिल रही है। तो ये आपको निफ्टी के मेजर स्टॉक्स दिखेंगे। दबाव कहां से है? अगर इस वक्त आज सारे काउंटर सारे निशान में अगर मामूली सी गिरावट है तो वो ओएनजीसी और टाटा मोटर्स पर। इसी के अलावा अगर हम मिड कैप स्पेस से बात करें कि आज मिड कैप स्पेस में किस तरह का एक्शन है, तो वहां पर आपको क्लियरली टेक्सटाइल स्पेस से, आपको रिटेल स्पेस से अच्छे काउंटर दिखेंगे। ट्रेंड ऑन द बैक ऑफ गुड अर्निंग्स 6% तेज ट्रेंड का काउंटर, और उसके अलावा आईटी पैक में आपको वहां विप्रो दिखा निफ्टी में। मिड कैप में आपको थोड़ी सी मूवमेंट, आपको अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। टाटा एलेक्सी लगभग 2% तेज है। आदित्य बिरला फैशन इस पर दोबारा नजर जाएगी। तो रिटेल काउंटर्स फिर से आपको आज एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और कुछ सिलेक्टिव आईटी काउंटर्स भी आज पुल बैक का अटेम्प्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बैंकिंग स्पेस पर एक बार देख लेते हैं कि क्योंकि आज एसबीआई के रिजल्ट्स, उसके बाद पूरे सेक्टर के लिए ही डायरेक्शन हमने देखा कि एसबीआई के जब रिजल्ट्स आते हैं उसके 3-4 दिन तक पूरा बैंकिंग फाइनेंस परफॉर्म करता है। और यहाँ पर आप फिलहाल बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं देख रहे हैं। लगभग सिर्फ 58 पॉइंट्स ही आज बैंक निफ्टी बढ़त के साथ काम कर रहा है। 40,000 के नीचे है, लेकिन वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि एसबीआई के रिजल्ट्स की एक एंटिसिपेशन और रिजल्ट्स के बाद हम एक ऊपर का लेवल भी बैंक निफ्टी पर देख पाए। वेरी क्विकली एक रिएक्शन ले लेते हैं। राजेश, आपका क्या कहना होगा बैंक निफ्टी की चाल पर? देखिए प्रियंका जी, बिल्कुल 40,000 के ऊपर अब बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है। जिस तरीके से 40,000 पे कॉल राइटर्स थे, अगर आज ये 15 मिनट और 40,000 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखती बैंक निफ्टी स्पॉट, तो हमें लगता है अपसाइड के टारगेट 40,500 तक भी हमें बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। आज एक्सपायरी भी है, तो हमें लगता है कि आज एक शॉर्ट कवरिंग का मूव यहाँ से बैंक निफ्टी में आते हुए दिख सकता है। एसबीआई के नंबर है काफी पोजीशंस कल के लिए। कल हमने देखा कि एसबीआई के नंबर के पहले बैंक निफ्टी और एसबीआई के काउंटर में बनते हुए दिखी है। हमें लगता है कि एसबीआई एक बड़ा ट्रिगर रहेगा आज के लिए, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी पे लॉन्ग साइड का ही ट्रेड हम यहाँ पे इनिशिएट करने की सलाह देंगे। 39,800 का स्टॉप लॉस रखें और आज के लिए हमें लगता है टारगेट आना चाहिए 40,300 से 40,500 तक के। तो बैंक निफ्टी पे बुलिश व्यू रहेगा अभी ओपनिंग के बाद से। हिमांशु, बैंक निफ्टी की भी अगर बात करें ना, बैंकिंग काउंटर्स में भी हमने देखा कि कहीं ना कहीं कुछ फेजेस दिखते हैं। लार्ज कैप बैंक्स या फिर मिड कैप एंड स्मॉल कैप। आज लग रहा है लार्ज कैप बैंक्स का दिन है। व्हाट डू यू से? जी प्रियंका, पिछले अगर आप 2 दिन से देखें तो मिड कैप बैंक्स हैं वो यहाँ पर सपोर्ट करते हुए आ रहे थे, स्पेशली कल के सेशन में। तो अगर यहाँ पर देखिए, एक बात इंपॉर्टेंट है समझने की, आज यहाँ पर एक ट्रिगर वीकली एक्सपायरी का भी है। और अगर हम, जैसा भी राजेश जी ने कहा कि यहाँ पर अगर हम 40,000 40,200 के ऊपर निकलते हैं, फ्यूचर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक जो अनवाइंडिंग है 40,000 की कॉल राइटर जो बैकफुट पर आते हुए नजर आएंगे, उनके चलते ये इंडेक्स काफी तेजी से एक शॉर्ट कवरिंग दिखा सकता है 40,400 40,500 की तरफ। और ऑफ कोर्स ये होता है अगर, तो यहाँ पर लार्ज कैप्स बैंक्स में एक अच्छा रिकवरी ट्रेड देखने को मिल सकता है। स्पेशली आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई यहाँ पर मेरी नजर में रहेंगे। ठीक है, अब डेरिवेटिव स्पेस में भी अगर आप बात करें तो सबसे ऊपर आपको आज रिटेल काउंटर्स दिखेंगे। आपको पुल बैक होता हुआ दिखाई देगा आईटी स्पेस में कहीं ना कहीं, और साथ ही आपको दिखेंगे कुछ बैंकिंग के काउंटर्स लार्ज कैप बैंकिंग अटेम्प्ट करते हुए। अजय, आपकी कहाँ होगी नजर? देखिए, लार्ज कैप बैंकिंग तो आना ही था। आईटी वापस आ गया है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। इनफैक्ट आईटी इंडेक्स इस समय डेज हाई पे चल रहा है, कुछ अपग्रेड भी आए हैं। एनबीएफसीज कल हमने देखे थे, कुछ बीटन डाउन बैंक के साथ जो रिबाउंड आया था, आरबीएल बैंक ऊपर था, बंधन ऊपर था, चोला, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, वो सब रिवर्स हो गए। टेक्नोलॉजी में अच्छा रिबाउंड आ रहा है। मेटल काउंटर्स को लेके आइए, मेटल काउंटर्स में भी आज ठीक ठाक रिबाउंड देखने को मिल रहा है। मेरी नजर मेटल और फार्मा स्टॉक्स पे रहेगी शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। मुझे लग रहा है कि एक रिबाउंड का केस इससे बन रहा है। कमेंट्री स्ट्रांग है, नंबर स्ट्रांग है। हिंडाल्को को देखिए करीब 1%। कल भी वेदांता ऊपर था। वेदांता, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील लेके आई है। सन फार्मा आज थोड़ा नीचे आ गया, लेकिन वेदांता ग्रीन की तरफ है, बढ़ रहा है डेज हाई की तरफ। अगर मेटल काउंटर्स, क्योंकि जहां पे मेटल काउंटर्स में एक ठीक ठाक करेक्शन प्ले आउट सा हो गया है, टॉप से नीचे आया था, सारे ऑलमोस्ट स्टील स्टॉक्स तो इस समय डेज हाई पे वापस आते हुए नजर आ रहे हैं। हिमांशु, अगर स्टील पे बेट लेना हो शॉर्ट टर्म में, तो आप जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील या सेल, आपका चॉइस किधर होगा? देखिए अजय जी, अगर मैं प्योरली सिर्फ टेक्निकल्स की बात करता हूं तो यहाँ पर एक्सेप्ट सेल कोई भी ऐसा लार्ज कैप स्टॉक नहीं है जो कोई रेंज से बाहर निकल पा रहा हो। हमने देखा कि 2 दिन पहले टाटा स्टील ने कोशिश करी रेंज का ब्रेकआउट देने की,
JSW स्टील ने भी नंबर्स के बाद बिल्कुल वहां पर जिंदल स्टील एंड पावर के नंबर्स के बाद यहाँ पर वापस से रेंज में श्रिंक होती हुई नजर आई। एक्सेप्ट सेल एक ऐसा स्टॉक है जिसमें नंबर्स के बाद एक गैप खुला और अभी भी जो स्टॉक है वो करीब एक उस ब्रेकआउट के ऊपर बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड को देखते हुए और टेक्निकल मोमेंटम को अगर आपको प्ले करना है तो सेल कैन बी अ बेटर प्ले। 120 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर सेल में पोजीशन बनाई जा सकती है। 126 और 130 रुपए तक के नियर टर्म टारगेट्स यहाँ पर आते हुए नजर आ सकते हैं। PSU बैंक्स के कल नतीजे बहुत स्ट्रांग था। यूनियन बैंक का 5% ऊपर था। आज SBI का भी एटलीस्ट बाजार को एक्सपेक्टेशन है कि नंबर बहुत अच्छे रहेंगे। PSU बैंक्स में अगर ऊपर SBI, BOB, PNB को छोड़ दे तो नीचे मिड टियर PSU बैंक्स में कहीं आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा लग रहा है? गौरांग, आपसे पूछता हूं, आपने इनकी बैलेंस शीट भी देखी है, टॉप 2-3 की तो बैलेंस शीट की इंप्रूवमेंट बहुत सॉलिड हो रही है, बट नीचे अगर आना चाहें हम मिड साइज्ड PSU बैंक या स्मॉल PSU बैंक्स में, तो आपकी कुछ राय है उधर? तो 4 बैंक है खरीदारी की सूची में, लेकिन आप ये जो छोटी और मझौली सरकारी बैंकों का जिक्र कर रहे हैं, वहां पर ये सुधार अच्छा है देखने के लिए, लेकिन बुनियादी तर्क पर ये जरूरी होगा अजय के ये निरंतर आने वाले तिमाहियों में बना रहता है कि नहीं। और पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि एक तिमाही नतीजे थोड़े बहुत सुधार वाले आते हैं और फिर से जो काया है या फिर जो कुंडली है बैलेंस शीट की तिमाही नतीजों की, वो पलट जाती है। तो हमारी जो पसंद है अजय, प्राथमिकता के आधार पर मैं आपको बताता हूं, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, और एक बैंक है, लेकिन वो बैंक का नाम लेने से पहले ये जरूरी होगा बताना कि अगर कोई निवेशक के पास जोखिम झेलने की क्षमता बहुत ही ऊपर की तरफ है तो वो PNB को भी शामिल करते हैं इस सूची में। गौरांग, आपसे एक सवाल है, आपकी हिंदी काफी अच्छी है लेकिन कई बार ये हिंदी बहुत टफ होती है, बहुत क्लिष्ट हो जाती है समझने में, तो ये आपकी बोलचाल की भाषा है या फिर आप हमारे व्यूअर्स के लिए खास बोल रहे हैं? तो ये इतिहास रहा है मेरा कि मैं हिंदी भाषा का बहुत बेहतरीन तरीके से प्रयोग करता हूँ और काफी लोगों को समझ में भी आती है और कुछ लोगों को सर के ऊपर से हमारी हिंदी उड़ जाती है। तो कोशिश तो यही रहती है प्रियंका कि हम सरल शब्दों का उपयोग करें और ज्यादा शब्दावली में लोगों को उलझाए नहीं, लेकिन अगर हम इसमें नाकामयाब होते हैं तो हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि लोगों को समझ में आए ऐसे शब्दों का प्रयोग करें। चले ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि हमारी कोशिश भी ये है, हमारी यंग ऑडियंस है, वाइब्रेंट ऑडियंस है, मिडिल एज ऑडियंस है, वो सारी वो भाषा में बातचीत करना चाहती है या सुनना चाहती है जो वो रोज आम बोलचाल की भाषा उनकी। तो इट्स अ काइंड ऑफ हिंदी इंग्लिश सभी तरह के कॉम्बिनेशन आजकल की जनरेशन यूज करना चाहती है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। बाजार पर बात करने से पहले और फर्दर हम और स्टॉक स्पॉटिंग करें और व्यूअर्स को एक बार ये बता दें कि हमारा एक स्पेशल कॉन्टेस्ट भी चल रहा है। ET Now स्वदेश पर आपके लिए हम एक खास कॉन्टेस्ट कल से लेकर आए हुए हैं। ये है दिवाली धमाका कॉन्टेस्ट, जो हम सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक आपसे कई सारे सवाल पूछते हैं। हर घंटे एक नया सवाल आता है और इस घंटे का भी एक सवाल है, आपका सवाल स्क्रीन पर है। अगर आप इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बहुत तरीका आसान है, आपको इस स्क्रीन पर दिए हुए सवाल का जवाब हमें SMS करके भेजना होगा। सवाल है RBI का हेडक्वार्टर्स किस शहर में है? आपकी ऑप्शन स्क्रीन पर दी गई हैं। आप SMS करें हमें अपने जवाब के साथ। आपको SMS करने का तरीका एक बार फिर से बता देते हैं। आपको SMS करने के लिए अपना नाम एक SMS भेजना होगा, मैसेज बॉक्स में लिखना होगा DD, स्पेस दें, फिर लिखें अपना नाम, इसी फॉर्मेट में कृपया करके भेजें हमें, और एक और स्पेस छोड़ें और उसके बाद लिखें अपना सही जवाब, यानी फिर आपको अपनी ऑप्शन लिखकर भेजनी होगी और SMS करना होगा 56161 पर। राइट। सो जिस हिसाब से बाजार स्टेबल हो रहा है 60 पॉइंट ऊपर, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा है, राजेश आपको बाजार में कुछ मोमेंटम थमता हुआ नजर आ रहा है? अगर ये डिप आती है तो आप बाय करेंगे? मिड कैप्स में कौन से स्टॉक्स आपके रेडार पे आ रहे हैं?
तो अजय जी देखिए, निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में जरूर एक यहाँ पे रुकावट है जो कि 18,000 की स्ट्राइक पे काफी बड़ा कॉल कंसंट्रेशन है, जो कि आज के सेशन के लिए काफी अहम लेवल जैसा काम करेगा। तो 18,000 पे हमें लगता है निफ्टी में तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। जब तक हम 18,000 के ऊपर क्रॉस नहीं करेंगे तो इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ पे जरूर एक रुकावट देखने को मिलेगी। लेकिन मिड कैप स्पेस में काफी इंटरेस्टिंग स्टॉक्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। काफी स्टॉक्स में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। अगर हम एक बात करें मिड कैप स्टॉक्स में तो एक एस्ट्रल को यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। जिस तरीके से पिछले 3-4 सेशन से स्टॉक में एक बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, हमें लगता है एस्ट्रल यहाँ से एक अच्छा अपमूव शॉर्ट टर्म में दिखाते हुए दिख सकता है। 2245 2250 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसमें हमें लगता है बहुत जल्द जो टारगेट आते हुए दिखना चाहिए वो करीब 2340 से 2360 तक की अपसाइड ये स्टॉक में बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। तो करंट लेवल से 2190 के स्टॉप लॉस से एस्ट्रल में बाय करने की सलाह रहेगी। और बाकी दूसरा जो सेक्टर अभी भी कंटिन्यूटी बना के रखा हुआ है वो है रियल एस्टेट स्पेस का। और हमें लगता है कि रियल एस्टेट स्पेस आज भी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू रखते हुए दिख सकती है, जिसमें हमें ओबेरॉय रियल्टी यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में कंटिन्यूटी बनी हुई अप ट्रेंड की, अभी 988 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है ड्यूरिंग द डे इसमें 1020 से 1030 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। करंट लेवल से 975 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। तो ये दो स्टॉक्स अभी हमें लगता है कि फोकस में रखना चाहिए, जहां पे एक अच्छा मोमेंटम बनने के ड्यूरिंग द डे हमें लगता है अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। राइट, मोमेंटम की बात करेंगे, बाजार की बात करेंगे और बहुत सारे नुस्खे सीखेंगे। एक बड़े दिग्गज हमारे साथ ब्रेक के बाद जुड़ेंगे और बहुत ही चहेते मार्केट के और स्पेशली सोशल मीडिया जनता के बहुत ही चहेते बसंत महेश्वरी एकदम बेबाक राय अपनी रखते हैं। ट्रोलर्स को ये बहुत अच्छी तरह से सबक सिखा देते हैं। उन सब से बारे में बात करेंगे बसंत जी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। और एक छोटा सा स्लाइस हम आपको प्ले करते हैं जो हमने स्पेशल दिवाली प्रोग्रामिंग आप सबके लिए बना रखी है, रोल द डाइस। उसके भी 3 दिग्गज MK वेंचर्स के मधु केला, मनीष चोखानी और एक शंकर शर्मा भी, लेकिन उसका एक छोटा सा स्लाइस ब्रेक के पहले। On the other side is the true value which PSU banks have to offer and how beneficial they would be when the capex cycle will start and how they will be leading the entire corporate lending. Where does financial fit in and why particularly do you like PSU banks? So I think Nikunj, in my opinion, it will be wrong to assume that all these fintechs will replace the traditional banks which have been there for 100 years or so. Basically because, which fintech can attract deposits from millions and millions of customers in India, and which fintech can basically build the asset base which a lot of these banks have built. If you look at, a lot of these fintechs are trying to, at least I know majority of them are trying to give their service, sourcing it and routing it through some of these public sector banks. So I do not think it will be one versus the other. They will coexist. There will be a place and there will be value creation for some of these smart fintech companies, and because of their growth rate at which what they can grow, there will be valuation difference between traditional banks and some of these fintech companies. But I do not think that just because fintech companies have arrived here, a lot of these banks will disappear overnight. I am not in that. ET Now स्वदेश पे दिवाली फेस्टिविटीज जारी हैं। हम बड़े बड़े वेल्थ एडवाइजर्स, वेल्थ क्रिएटर्स और आपके इन्वेस्टमेंट मित्र जिसे कह सकते हैं शो पे ला रहे हैं। और ऐसे ही आज एक शख्स हैं बसंत महेश्वरी जी जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं इन्वेस्टिंग की बातचीत करने के बारे में और कैसे वेल्थ को गेटिंग रिच वर्सेस स्टेइंग रिच। आपने ऑलरेडी पिछली दिवाली से इस दिवाली के बीच में 50% तो इंडेक्स ही बढ़ गया है, पोर्टफोलियो में बहुत सारे गेन्स हैं। किस तरह से अपने गेन्स को बचा के भी रखें, इस बारे में भी हम बात करेंगे। बसंत जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए ET Now स्वदेश पे। सबसे पहले ये बताइए कि आप दिवाली मनाने के लिए कलकत्ता वापस गए हैं या इस बार फायर क्रैकर्स के साथ डी स्ट्रीट के मित्रों के साथ आप मुंबई में दिवाली मना रहे हैं?
नहीं, अभी तो दिवाली बॉम्बे में ही बन रही है, अब तो कलकत्ता नहीं गए, तो दिवाली बॉम्बे में ही है। फायर क्रैकर्स तो बाजार में ऑलरेडी बहुत हो रहे हैं, तो पिछली दिवाली इस दिवाली के बीच में आपका पोर्टफोलियो कैसा रहा? पोर्टफोलियो बहुत अच्छा रहा, सबका ही अच्छा रहा। तो ये तो वही वाली बात है ना कि जब पेपर बहुत इजी आता है तो सभी 80, 90, 100 बना लेते हैं नंबर। तो इसमें हमारा स्किल अब काम आएगा जी, जो आपने एक दो बार बोला कि जितना बनाया है आप कितना रख सकते हैं। पूरा 100% तो कोई रख ही नहीं सकता है, 10, 20, 30, 40% तो बाजार ले जाएगा। तो 40% कौन छोड़ेगा, 20% कौन छोड़ेगा, 10% कौन छोड़ेगा, गेम वही है। तो आपको यहां से आगे 1-2 साल के लिए वेल्थ प्रिजर्वेशन पे फोकस नजर आता है? आपने अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा कॉशियस टिल्ट देना शुरू कर दिया है, चाहे वो फेड की बात हो, चाहे वो गुड नंबर्स ऑलरेडी प्राइस्ड इन की बात हो, या फ्लोज थोड़े चैलेंजिंग हो गए उसकी बात हो, या अभी भी आप फुल रिस्क ऑन में है, लेकिन आपके माइंड पे है कि थोड़ा कॉशियस ट्विस्ट देना पड़ेगा पोर्टफोलियो को? दूसरी वाली बात कि रिस्क ऑन तो पूरा है, बट दिमाग थोड़ा सा ओपन है इस बार, जो आज तक कभी नहीं होता है कि अगर घट जाएगा तो आपके पास ऐसे स्टॉक्स होने चाहिए जो थोड़े से प्रोटेक्ट करें आपने इतना जो बनाया है उसको। तो बिकॉज मुझे फेड की प्रॉब्लम नजर नहीं आती जब तक कोविड है। फेड कभी टेपर की कहानी करेगा, टेपर करेगा नहीं, जो मुझे लगता है, बिकॉज आप टेपर कर दिए, कोविड के केस बढ़ गए, फिर आप क्या करेंगे, वापस फिर रेट घटाएंगे। तो फेड इतना क्विकली यू टर्न नहीं लेता है। तो कोविड अच्छा भी है कि खराब है, वो बाजार की दृष्टि से देखें, थोड़ा बहुत कोविड होता रहता है तो फेड वाले परेशान रहेंगे, उतना ज्यादा रेट नहीं बढ़ाएंगे मुझे लगता है। लेकिन ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में अर्निंग्स जो है वो आएगी, सब कुछ होएगा, लेकिन ये वैल्यूएशन पे एक्स्ट्रा आप कितना बना लेंगे, ये मुझे नहीं लगता मार्केट को कोलैप्स करेगा, बट यहाँ सब एक्स्ट्रा कितना बना लेंगे वो मुझे पता नहीं। और कोलैप्स नहीं भी किया, साइडवेज भी रहा तो भी ठीक है, लेकिन उस 10, 20, 30 पर, जैसे मैं बहुत बार बोलता हूँ कि तेजी का बाजार जो 20 हफ्ते में देता है, मंदी का बाजार 20 दिन में ले जाता है। तो वो देखना पड़ेगा कि किस ढंग से आप अपने आप को पोजीशन किए। बसंत, विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। प्रियंका हियर, आपसे एक और चीज इसी बात पर, क्योंकि आपके जवाब में ही मेरा अगला सवाल छुपा हुआ है, क्योंकि आपने कहा कि यहाँ से ऊपर की तरफ रूम लिमिटेड दिखाई देता है, तो क्या ऐसे में मौके तलाशने चाहिए? वी शुड लुक फॉर सच सेक्टर्स जो शायद अपने पीछे वर्स्ट इज ओवर वाला ट्रिगर लेकर चल रहे हैं, या फिर वो सेक्टर्स जो अंडर परफॉर्मेंस या बाहर आ रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि जैसे जो अमेरिकन कंपनीज या जो ग्लोबल कंपनीज अच्छी कर रही है, आपको उसको एक मार्गदर्शक के हिसाब से रखकर उसके पीछे पीछे चलना चाहिए। अब टेस्ला वहां 10% मारता है तो यहाँ हमारी जो लोकल देसी टेस्ला है वो बढ़ जाती है। वहां पे अगर स्टील स्टॉक्स अच्छे करते हैं तो यहाँ पे फिर अच्छे मेटल स्टॉक्स करने लग जाते हैं। तो ग्लोबली जो तेजी है वो तेजी फेड के कारण बरकरार रहेगी जब तक फेड आके छेड़छाड़ नहीं करे, और फेड अभी छेड़छाड़ करेगा नहीं। लेकिन हमारी लोकल तेजी तो मैं जब मानूंगा जब हमारा आरबीएल बैंक वापस 300 क्रॉस कर जाए, तो तभी वो करेक्ट इंडिकेटर है। हाँ, पीएसयू बैंक्स कुछ अच्छे किए हैं, लेकिन अभी बहुत दिल्ली दूर है, कहां से गिरे हैं, तो आसमान से गिरे, अभी हम खजूर के पेड़ पे लटके हैं, वैसी वाली हाल है। तो यही बात आगे करते हैं पीएसयू बैंक्स की। हमने देखा कि कैनरा बैंक ने 150 पे अपना QIP किया, जो हमने स्टोरी ब्रेक की, बड़े बड़े दिग्गज बाजार के उसमें जुड़े और अच्छे फंडामेंटल के चलते 200 क्रॉस कर गया कैनरा बैंक। कल यूनियन बैंक के नंबर्स आउटस्टैंडिंग नंबर्स थे, स्टॉक में रिएक्शन बहुत सॉलिड था, लेकिन वेल्थ क्रिएशन और टर्न अराउंड 3-4 क्वार्टर्स में वर्स्ट इज ओवर बोलने के बाद एक्चुअली SBI ने किया था। तो आपको इसके अंदर इस पूरी पॉकेट में अब व्यू यह नजर आ रहा है यहां से भी कि एक तो इसमें पोटेंशियल और है, और अब थोड़े और बीटन डाउन आरबीएल बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड 10-12% चला। बंधन बैंक ने कहा कि इस क्वार्टर के बाद वर्स्ट इज ओवर। वो बीटन डाउन एरिया में आप एडवाइस करेंगे थोड़ा रिसर्च करना और अपने? देखिए, हाँ, मैं समझा अजय जी आप क्या बोल रहे हैं, बट बैंक्स में क्या होता है कि कोई स्पेसिफिक एक बैंक बहुत अच्छा कर ले फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा नहीं होता। हाँ, 20 साल से आप बोलेंगे सिर्फ HDFC बैंक अच्छा किया है, लेकिन अगर 2 साल अगर कनारा अच्छा करेगी, बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छा करेगी, तो आगे पीछे सारे बैंक अच्छा करेंगे। प्रॉब्लम इसमें दूसरी आती है, इन्होंने अभी तो खैर सफाई कर दी, सारे अपने एनपीए का क्लीन बुक आ गया। कनारा मेरे ख्याल से 12% का ROE करेगा ये साल, लेकिन रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन ये सब स्टॉक्स में प्रॉब्लम जब आएगी जब
साइकिल चेंज अगर हुआ ना तो एक एवरेज रिटेल इन्वेस्टर निकल नहीं पाएगा इस सबसे। उसको अगर लेना है उसको एसबीआई से ही गेम खेलना चाहिए, बिकॉज एसबीआई कोई मैजिक से बढ़ेगा भी नहीं और मैजिक से घटेगा भी नहीं। तो उस एंगल से देखिए, या सेकंड लाइन बैंक्स में इंडसइंड अच्छी बैंक है जो कोई देख सकता है, अगर किसी को देखना हो तो। रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, सब एनालिसिस अपने करके देखें, बट आप बहुत ही अग्रेसिवली पोजीशनिंग करके आप कोई बैंक ले लेंगे, पीएसयू बैंक, और पीएसयू बैंक घटते भी ऐसे हैं और बढ़ते भी ऐसे हैं। तो एक रिटेल इन्वेस्टर अनलेस उसको बहुत अच्छा ग्रिप है इन सबका कैसे हो रहा है, वो करना चाहिए। लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बैंक बढ़ गई तो दूसरी वाली नहीं बढ़ेगी, बिकॉज बैंक्स कोई टूथपेस्ट नहीं है कि कोलगेट का टूथपेस्ट अगर बिक गया तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का पेप्सोडेंट नहीं बिकेगा। ये सारे बिकते हैं, इसके भी बिकते हैं, उसका भी बिकता है, क्योंकि अल्टीमेटली बैंक जो है जीडीपी का एक करेक्ट मिरर इमेज है। जीडीपी आपकी कहाँ जा रही है बैंक्स बताते हैं, तो सारे बैंक ही अच्छा करेंगे, कोई बढ़िया करेगा, कोई ज्यादा बढ़िया करेगा। ऑलराइट, साथ ही जैसे हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्री स्टॉलवर्ड्स हैं, आप चाहे दीपक पारेख का कमेंट्री देते हैं या फिर के मिस्त्री आकर कहते हैं कि ये जो आपको ग्रोथ दिख रही है दिस इज फॉर रियल एस्टेट सेक्टर पर बुलिश दिखा रहे हैं। अफोर्डेबिलिटी रेट इस वक्त उनको यानी हाउसिंग में अफोर्डेबिलिटी बहुत बेटर लेवल्स पर दिखाई दे रही है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। इन सारी स्टेटमेंट्स पर आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, ये सब ऑफशूट है लो इंटरेस्ट रेट का। अगर फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी तो सबकी अफोर्डेबिलिटी, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं, गोइंग फॉर अ टॉस हो जाएगा। लो इंटरेस्ट रेट्स में सब चलेगा, सब अच्छा होगा। रियल एस्टेट के दाम बढ़ेंगे तो मुझे लगता है पीएसयू बैंक्स को और फायदा है। मैंने केमिकल कंपनी को लोन दिया था 2 करोड़ की, उसकी प्रॉपर्टी थी 1.5 करोड़ मेरे पास, जिसको उसने लिखवाई थी 2 करोड़ 25 लाख। अब वो प्रॉपर्टी का दाम बढ़कर इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द लोन हो गया। तो अगर वो मुझे पैसा नहीं भी देगा तो मैं जाके एनसीएलटी में जाकर या उसको बेच सकता हूँ, मैं रिकवर कर सकता हूँ। तो रियल एस्टेट जब बढ़ता है तो हर आदमी को फायदा होता है। आपका एग्जिस्टिंग घर एक्स्ट्रा बिकता है तो आप एक नया घर ले लेते हैं, आपको कभी प्रॉब्लम होती है तो आप रियल एस्टेट से निकल जाते हैं। लेकिन एक आप पुराना अगर आप एंगल देखेंगे, पहले शेयर बाजार बढ़ता है फिर रियल एस्टेट बढ़ता है। मुझे नहीं लगता इंडिया में बहुत जन है जो 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ का डाउन पेमेंट देके घर खरीद सकते हैं सिर्फ सैलरी इनकम पे। हाँ, ईएमआई पे लेते हैं लोग। तो शेयर बाजार का जब पैसा आता है, लोग बोलते हैं ये पैसे को थोड़ा पक्का करो, जैसे हम लोग बोलते हैं पैसा पक्का करो, तो पैसा पक्का करते हैं तो आदमी रियल एस्टेट में जाता है। तो ये सारा शेयर बाजार से रिलेटेड है। अगर शेयर बाजार में तेजी नहीं है तो रियल एस्टेट में पैसा आना मुश्किल है नॉर्मली, बट अभी के लिए सब कुछ अच्छा है तो रियल एस्टेट ऑब्वियसली अच्छा ही कर रहा है। बसंत, अगर आपने कुछ बड़ी पीएसयू बड़ी एनबीएफसी सी कमेंट्री सुनी हो, चाहे वो चोला हो, चाहे वो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस हो, वहां भी कुछ एक एक्शन दिखाई दे रहा है। नंबर अच्छे थे और कमेंट्री नेक्स्ट H2 के लिए बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है। कुछ कंज्यूमर रिलेटेड एनबीएफसीज है, कुछ यूज व्हीकल जैसी एनबीएफसीज है। आपको वो एरिया कैसा लगता है? नहीं, मुझे अच्छा लगता है। हम लिए नहीं है, बट चोला फाइनेंस अच्छी कंपनी है। बट वही वाली बात है अजय जी, ये सब क्या है ना, ये अच्छा है 3 टाइम्स बुक, 4 टाइम्स बुक, 5 टाइम्स बुक। हमने खुद पर्सनली देखा है कि जब बाजार घटता है तो पहले पिटाई इधर से शुरू होती है। घटने वाला कुछ नहीं है अभी, लेकिन आपको जब पोर्टफोलियो इस स्टेज से अगर आप बनाते हो, आपको ये सोच के बनाना चाहिए कि अगर निफ्टी में एक अच्छा मोटा करेक्शन आ गया, साइडवेज चला गया 1 साल, तो फिर आपके पोर्टफोलियोज कहां जाएंगे। तो अमंग्स द स्टॉक्स जो आप बोले, जैसे चोला मुझे अच्छा लगता है, हम लोग लिए नहीं है अभी, पहले लिए थे, बेच दिए, दूसरी बात है, बट ये अच्छी कंपनी है, वर्ल्ड क्लास कंपनी है, इनके प्रोसेसेस अच्छे हैं और लो इंटरेस्ट रेट पे फाइनेंसिंग चल रही है, तो मेन तो वही है। टेलीकॉम बिजनेस को एनालाइज किया है, चाहे वो जियो का हो, चाहे वो भारती का हो, और इवन रिलायंस एज अ होल? टेलीकॉम में मुझे लगता है कि अगर आप रिलायंस का फोन का प्राइसिंग देखें, मुझे लगता है कहीं ना कहीं रिलायंस सोच रहा है कि भाई हो गई बहुत लड़ाई झगड़ा, अब क्या हम रेट बढ़ा सकते हैं क्या। तो वो इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन आ रही है, बिकॉज किसी ने नहीं सोचा था कि रिलायंस का फोन इतना महंगा। रिलायंस अभी तक सब डरते हैं कि रिलायंस सस्ता बेचकर मार्केट शेयर खाता है, और वोडाफोन जो टिक गया, इसका ये मतलब है कि अब इंक्रीमेंटल मार्केट शेयर से मिलना कम होगा। और शायद रिलायंस भी सोच रहा होगा कि मुझे नैस्डैक लिस्टिंग भी करनी है, तो अगर हम अच्छा टेलीकॉम में टैरिफ हाइक करके फिर नैस्डैक जाए तो अच्छा रहेगा, या कुछ तो हो रहा है यहाँ पे। क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, बट समथिंग इज हैपनिंग इधर। ऑलराइट, तो ये सारे क्यूज हैं। साथ ही आप बसंत न्यू आईपीओस को कैसे देखते हैं? आप कहां पर बुलिश है? हम सिर्फ देखते हैं और छोड़ते हैं, उसको कुछ करने का नहीं है वहां पे। देखिए, आपको अगर न्यू आईपीओ प्राइस पे मिल जाएगा तो आपके पैसे बन जाएंगे, मिलेगा नहीं आईपीओ प्राइस पे, तो छोटे मोटे अलॉटमेंट मिल गए, उससे तो आपकी बैलेंस शीट तो चेंज होगी नहीं। आप
फिर भी उसी घर में रुकोगे, फिर भी वही गाड़ी चलाओगे। बड़ी क्वांटिटी लेने के लिए बाजार से लेना पड़ेगा, बाजार से आप लोगे तो उसके बाद इंक्रीमेंटल गेन्स तो मुझे नजर नहीं आता। ये सब समझ नहीं आता है क्या वैल्यूएशन पे सब चल रहा है, मतलब बियॉन्ड मी है। आप अपने पीएमएस में इस समय कौन से एरियाज पे रिसर्च कर रहे हैं इंक्रीमेंटली ऐड करने के लिए? इंक्रीमेंटली बैंक्स और एनबीएफसीज देख रहे हैं और एट सम पॉइंट देखेंगे कुछ लेने का, बिकॉज मोस्टली हमारे पास जैसे आपको पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल रिलेटेड स्टॉक्स हैं या मेटल्स हैं या कंज्यूमर रिलेटेड एक दो है, तो बैंक्स और एनबीएफसीज जस्ट वेट कर रहे हैं कि अगर कुछ कोई ढंग का मिले या तो उसमें देखा जाएगा। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल में बड़ी डील टाटा मोटर्स ने अनाउंस की, नंबर्स भी अच्छे हैं। इनफैक्ट कमेंट्री में तो ये भी लग रहा है रिजल्ट के बाद कि चिप शॉर्टेज वाली डिसरप्शन के देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, इमीडिएट खत्म नहीं होने वाली है। दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक रिलेटेड प्लेस हैं, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टाटा पावर एटसेट्रा, और मिड कैप्स हैं कार्बोरंडम, यूनिवर्सल जैसे, जो उनके सप्लाई करते हैं वो उस तरह के प्लेस को। आप किस तरह से अपने पोर्टफोलियो की डिजाइन? अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल खेलना है तो आपको टाटा ग्रुप पे बेट लेना होगा, बिकॉज ये न्यू एज टेक्नोलॉजी है, इसमें पैसे भी चाहिए होंगे, इसमें आपको एक ग्लोबल बैंडविड्थ भी चाहिए जो टेक्नोलॉजी को ऑन द टेबल लाए। तो टाटा ग्रुप से अगर आप खेलेंगे तो अच्छा रहेगा, हमारे पास टाटा ग्रुप की कंपनीज है इसमें। ऑलराइट, बिल्कुल। साथ ही एक और चीज जानना चाहेंगे बसंत, अगर एक पोर्टफोलियो रिटेल इन्वेस्टर को जब अपना डिवाइस करना होता है, अपना पोर्टफोलियो बनाता है, उसे कितनी परसेंट उन स्टॉक्स को वैल्यू देनी चाहिए जो हाई पेइंग डिविडेंड कंपनीज होती हैं? नहीं, अगर सिर्फ डिविडेंड दे रही है तब तो उसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो जिंदगी में डिविडेंड ही देती रहेगी, तो उससे तो अच्छा वो फिक्स डिपॉजिट कर दे रुपए को। हाँ, अगर आपकी कंपनी में ग्रोथ है और फिर डिविडेंड आ रहा है, फिर तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो अगर आप सिर्फ डिविडेंड पेइंग दे रहे हैं, जैसे कल परसों हम ऑफिस में देख रहे थे बीपीसीएल, इतना बड़ा डिविडेंड, लास्ट 5 साल का आप सीएजीआर देखेंगे तो क्या मिला, 10% भी आपको रिटर्न नहीं मिला। तो 10% रिटर्न के लिए इतना हो हल्ला, इतना रोज का देखना कि शेयर बाजार ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ये मेहनत करके फायदा नहीं है। तो आपको डिविडेंड के साथ ग्रोथ चाहिए। डिविडेंड बाय इटसेल्फ कोई फर्क नहीं, मतलब कोई फायदा नहीं देगा आपको। तो हाँ, अगर डिविडेंड के साथ ग्रोथ है तो मतलब कि आपकी कंपनी फ्री कैश फ्लो है, क्योंकि ग्रोथ आ रहा है, पैसा बांट पा रहे हो वापस, मतलब कि कंपनी जब बाजार घटेगा या कोई खराब समय आएगा तो अपने आप को सस्टेन कर पाएगी। लेकिन ग्रोथ के साथ अगर डिविडेंड नहीं है तो फिर मुश्किल है, क्योंकि इसका मतलब है कि कैश कंपनी जनरेट करके रिटर्न नहीं कर पा रही है। तो उस एंगल से समझना चाहिए। पोजीशंस के साथ क्या कर रहे हैं? ट्रिम कर रहे हैं टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यूज ऑफ द वर्ल्ड, या कुछ और, या होल्ड किए हुए? नहीं, होल्ड ही है। ट्रिम तो क्यों कर रहे हैं अभी इस भाव में, इस वैल्यूएशन पे तो ट्रिम करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, बट होल्ड ही कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि ये साइकिल अभी फेवरेबल साइकिल और काफी इसके अंदर स्टीम बाकी है? देखिए, इसमें एक चीज देखना है, जब तक चाइना एक्सपोर्ट नहीं करता है सब कुछ ठीक है। चाइना में 10 रुपए किलो भी लोहा बिके, अगर वो एक्सपोर्ट नहीं होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूँ, मुझे पता नहीं सऊदी अरेबिया में पेट्रोल क्या बिकता है, मैं एज्यूम करता हूँ 20 रुपए लीटर बिकता है सऊदी अरेबिया में पेट्रोल। तो क्या हम लोग घबराते हैं इंडिया में कि यहाँ तो 115 रुपया, सऊदी अरेबिया में 20 रुपया है? ज्योग्राफिकली अगर एक प्रोडक्ट एक कंट्री से दूसरे कंट्री नहीं जाता है तो वहां जो भी दाम हो हमें फर्क नहीं पड़ता है। और चाइना अभी सब्सिडाइज कर रहा है कोकिंग कोल अपने इंडस्ट्रीज के लिए कि वहां सस्ता स्टील बन पाए। तो चाइना का स्टील का भाव देखकर अगर हम घबराएं तो गलत होगा, बिकॉज चाइना का एक्सपोर्ट इंसेंटिव चला गया है। तो चाइना से एक्सपोर्ट नहीं होगा, चाइना में जो भाव स्टील बिके, ऊपर बिके नीचे बिके, हमें फर्क नहीं पड़ता है। और अमेरिका ने भी ट्रेड बैरियर खोला है तो उससे फायदा होगा। यूरोप का स्टील अमेरिका जाएगा, मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए खुलेंगे, क्योंकि यूरोप वहां नहीं करके अमेरिका भेजेगा। तो मुझे लगता है कि ये चाइना का जो हम रोज देखते हैं स्टील का दाम बढ़ गया घट गया, वो ठीक है एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए, बट जब तक चाइना एक्सपोर्ट नहीं करता है उसका कोई रेलेवेंस नहीं। ऑलराइट, साथ ही बसंत आपका इस पे क्या व्यू होगा? जितनी भी प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग कंपनीज हैं वो अच्छा खासा कर रही हैं, आप बजाज फाइनेंस की बात करें, जोमैटो की बात करें, ये सारी कंपनीज अच्छा कर रही हैं ऑलरेडी। आप बुलिश रहेंगे आगे भी इन पर? हमारे पास पहले हुआ करता था बजाज फाइनेंस। आपको कुछ भी प्लेटफॉर्म रिलेटेड लेना हो, मुझे अभी भी लगता है बजाज फाइनेंस आपको एनालाइज करना चाहिए। उसके अंदर पेटीएम भी है, उसके अंदर कंज्यूमर क्रेडिट भी है, उसके पास ऐप भी है, सुपर ऐप भी है, तो सब कुछ है उसके पास। बस उन्होंने अपने आप को मार्केट नहीं कर पाए हैं वो उस ढंग से। अगर वो डीलिस्ट करके वापस रीलिस्ट करें तो मुझे लगता है 40% ऊपर उसका भाव होगा। बहुत ही शानदार बात बोली आपने। और अभी रिसेंटली उनका कोट भी आया था राजीव जैन जी का कि $1 बिलियन की बैलेंस शीट कितने फिनटेक्स के पास है। वैल्यूएशन तो बहुत है लेकिन बैलेंस शीट साइज
पे उन्होंने क्वेश्चन उठाया था, ये बात की थी। एनीवेज आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजों को देखते हैं। बसंत जी, आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कुछ साल पहले हम लोग की बातचीत में कही थी कि बाजार में फ्लोज और बाजार के लेवल्स के साथ होते हैं। जैसे जैसे बाजार ऊपर जाता है फ्लोज बढ़ते रहते हैं, बाजार नीचे जाना चालू करेगा तो फ्लोज नीचे आते जाएंगे। आप देश भर के बड़े इन्वेस्टर्स से भी बात करते हैं, अपने क्लाइंट्स से, आपको क्या व्यू लग रहा है फ्लोज पे? 10,500 तो SIP फिगर हो गया है महीने का। फ्लोज तो ऐसा है कि जब बाजार बढ़ता है तो आदमी फिर ज्वेलरी नहीं खरीदता है, पैसा बाजार में डालता है। बाजार घटा रहता है तो घर से ही उसको डंडे पड़ेंगे, बोलेंगे तुमने शेयर बहुत ले लिया, अब ज्वेलरी खरीद लो मेरे लिए। तो ये बहुत सिंपल इंडियन हाउस होल्ड फिनोमेना है, जिसको आपको देखकर समझ में आ जाएगा कि फ्लोज कहां से डायरेक्ट होते हैं और कहां पहुंचते हैं। बिकॉज और आदमी क्या होता है, बाजार पहले बार घटता है, हर आदमी खरीदता है। सेकंड टाइम घटता है तो खरीदार नहीं आते, इसलिए नहीं कि उनके पास पैसे नहीं है, वो तो एक बार तो घटे हुए को खरीद लिए, भाई अब छोड़ दो, जो है जो बढ़ना है इसी में बढ़ेगा। ये हम लोग आप बहुत बार बोलते हैं बाजार घटता है कि भाई जितने शेयर हैं जो बढ़ना है इसी में बढ़ जाएगा और पैसे मत डालो। तो साइकोलॉजी तो चलती है, बिकॉज ये ग्रोसरी तो है नहीं कि एक भाव के नीचे जाएगा नहीं। ग्रोसरी इसीलिए लोग नीचे होने पे खरीद लेते हैं और ये नहीं खरीदते बिकॉज ग्रोसरी कभी जीरो नहीं होता, लेकिन शेयर बाजार में डर रहता है आदमी को कि कहाँ होगा क्या होगा। तो वो एंगल से देखना चाहिए। अभी अगर मार्केट कुछ नहीं है, सिर्फ डाउ जोन्स ठीक रहेगा, यहाँ सब फ्लोज भी आएंगे, बाजार भी चलेगा, सब होगा। डाउ जोन्स को नाराज नहीं होना पड़ेगा, अगर डाउ जी नाराज हो गए तो फिर प्रॉब्लम है। मैं आपसे इसलिए पूछा, आपने बहुत सारे साइकिल्स देखे हुए हैं और इकोनॉमिक जो एक्सपेंशन हो रहा है कंट्री में, उसके ऊपर आपकी क्या राय है कि इस बार जो है बाजार की श्योर लिक्विडिटी है, ग्लोबल लिक्विडिटी बैक्ड है, बट क्या इंडियन बैलेंस शीट्स भी इंप्रूव हुई है, अर्निंग्स कॉर्पोरेट प्रोफाइल अच्छा हो गया है, तो इसलिए थोड़ा ड्यूरेबल लगता है आपको बुल रन? ग्लोबली लिंक्ड इंडियन कंपनीज की बैलेंस शीट बहुत इंप्रूव हुई है। फॉर एग्जांपल जो हमारे ऑटो कंपनी है जिनका ग्लोबल लिंक है, जो हमारे मेटल कंपनीज है जो ग्लोबली लिंक्ड है, IT फार्मा को तो ऐसे भी किसी को कोई डेट वेट चाहिए था ही नहीं, बट रियल डोमेस्टिक SME और MSME वो तो कोविड 2 कोविड 1 के बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं अभी। तो मुझे एक सेंस आता है कि अब शायद बिकॉज आगे पीछे किसी के पास ज्यादा पैसे होंगे तो वो कहीं ना कहीं सिस्टम में आता है वापस। बिकॉज एक आदमी के पास अगर पैसे हैं वो जाके खर्चा करे, फॉर एग्जांपल IT अच्छा कर रही है तो IT में जो काम करते हैं उनकी तनख्वाह बढ़ेगी, उनकी तनख्वाह बढ़ेगी, जाके सामान खरीदेंगे और एक चेन साइकिल स्टार्ट होता है। तो ये सारा चेन साइकिल स्टार्ट हुआ है, वो $8 ट्रिलियन जो छपा है उससे आगे पीछे घूमते फिरते ये सारा चेन साइकिल स्टार्ट हुआ है। लेकिन इंडियन इकोनॉमी का जो रियल हमको पावर जो देखने को हम वेट कर रहे हैं वो अभी तक हुआ नहीं है। मुझे लगता है अभी नेक्स्ट 2-3-4 महीने में पहला इंडिकेशन आएगा हमारे बैंक्स के रिजल्ट से कि बैंक्स लेंडिंग स्टार्ट की है क्या वापस, तो वो देखना पड़ेगा। आपका कोटक बैंक, ICICI बैंक, यूनिवर्स, HDFC बैंक भी बहुत लंबे समय तक साइडवेज रहा, टेक्नोलॉजी इश्यूज के चलते वापस आ रहा है। कोटक भी एक साल 1.5 साल अंडरपरफॉर्म किया, वापस आता हुआ नजर आ रहा है, इसमें क्या राय है? ICICI मुझे लगता है ज्यादा अच्छा होगा बिकॉज कहीं ना कहीं HDFC बैंक का जो बोलबाला था कि रिटेल क्रेडिट में डोमिनेट करते हैं हम, ये करते हैं वो करते हैं, वो ICICI में मुझे लगता है कि थोड़ा सा मूवमेंट आया है। बट इंक्रीमेंटली अगर आपको बड़ा सोचना है, बड़ा पैसा बनाना है तो इंडसइंड बेटर प्लेस्ड है वैल्यूएशन वाइज और अदर। बट हाँ, इंडसइंड में लोग बोलेंगे मैनेजमेंट इश्यूज है, ये है वो है, तो एनालिसिस अगर कोई करे, रिकमेंडेशन कुछ नहीं है तो इस एंगल से करना चाहिए कि ICICI में आपको वही स्टैंडर्ड रिटर्न मिलेगा। अगर आपको अबव एवरेज, अबव नॉर्मल जाना है तो कहीं और जाना पड़ेगा। बसंत जी, आप क्या अगले ट्रिगर्स देखते हैं? आपने बताया कि US मार्केट्स तो एक बड़ा ट्रिगर होगा ही, लेकिन डोमेस्टिक फ्रंट पे होम ग्रोन सेक्टर्स के लिए क्या क्या बड़े ट्रिगर होंगे? आप अगर सारे बड़े ट्रिगर्स की बात करें तो वो कहीं ना कहीं प्राइस में फैक्टर इन हो रहे हैं। आप कैपेक्स रिवाइवल की बात करें, आई एम श्योर देयर इज मोर टू गो, लेकिन अगर आप बात करें कि सिर्फ अक्टूबर मंथ की GDP कलेक्शन फिगर्स की बात करें तो डेटा पॉइंट के लिहाज से बहुत सारे अच्छे ट्रिगर्स हैं जिन्हें हम ऑलरेडी फैक्टर इन कर रहे हैं, लेकिन क्या इन्हीं फैक्टर्स पर बाजार में तेजी बनी रहेगी या डोमेस्टिकली भी कुछ फैक्टर्स और होंगे जिन पर आपकी नजर होगी? कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी अच्छी आ रही हैं। नहीं, मुझे लगता है ट्रिगर्स तो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। जैसे आपने बोला, हर महीना हमें GST का फिगर मिल जाता है, हर महीना गाड़ियां कितनी भी वो मिल जाता है, और GST से एक सिंगल टैक्स से मुझे पता चल जाता है कि पूरे देश में क्या हो रहा है। तो ट्रिगर मुझे लगता नहीं कोई खास है और ना कोई, हाँ ठीक है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश आएगा, मॉनसून खत्म हुआ है, अब देखते हैं कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, बट वो सब नॉर्मल है, वो तो एक नॉर्मल कंट्री में होता रहता है। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरीली कोई चीज का हम वेट नहीं कर रहे हैं कि ये आने के बाद वो होगा, बिकॉज हम ऑलरेडी एज्यूम कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक ही होगा।
आपका व्यू मिड कैप स्मॉल कैप यूनिवर्स पे क्या है? वहां पे क्या आप कॉशन एडवाइस करेंगे हमारे व्यूअर्स को, या आपको लगता है कि वहां पे अच्छे मल्टी बैगर्स की अपॉर्चुनिटीज हैं, अभी भी बिजनेस मॉडल अच्छे हैं? क्योंकि लास्ट 2-3 साल अच्छे रहे इस यूनिवर्स के लिए। आइसोलेटेड एक दो आपको मिल जाएगा शेयर, बट ये समय नहीं है ज्यादा मिड कैप स्मॉल कैप में छक्के चौके मारने के, बिकॉज अब जैसे फॉर एग्जांपल केमिकल कंपनीज, उनका चाइना का लिंकेज है, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो एक एक केमिकल कंपनी में इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं कि आपको समझ ही नहीं आएगा हो क्या रहा है। मुझे नहीं लगता है ये मिड कैप स्मॉल कैप का टाइम है, या आप हाँ अगर आप बहुत समझते हैं कोई मिड कैप स्मॉल कैप तो आप ले लीजिए, बट नॉर्मली ये टाइम नहीं है ज्यादा वो सब देखने का। और पीएसयूज की जो रीरेटिंग थ्योरी है वो काफी चैलेंज सी हुई इस बार। एक एक्सीडेंट हुआ था आईआरसीटीसी में। बैंक्स की बात ना करें तो हम डिफेंस और बहुत सारे अदर पीएसयूज, वहां पे आपको वैल्यू दिखती है? अजय जी, कोई भी पीएसयू जो 90% सुपर मार्केट लेके बैठा है उससे दूर रहना चाहिए, बिकॉज उसमें गवर्नमेंट कैन कंट्रोल द मार्केट। एक ऐसी पीएसयू फॉर एग्जांपल जिसमें उस कंपनी के पास सिर्फ 15% मार्केट है, उसमें गवर्नमेंट कभी कुछ छेड़छाड़ नहीं करेगी, बिकॉज उसको पता है अगर वो सस्ता बेचे महंगा बेचे वो मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रही है। तो पीएसयू भी अगर आप देखें फॉर एग्जाम्पल ओएनजीसी, वो ह्यूज पार्ट ऑफ द मार्केट है, बीपीएचपी वो ऑलमोस्ट द एंटायर मार्केट थे, उसमें कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एक कंपनी थी, डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करती थी, वो आज से 20 साल पहले लोग पैसे बनाए उसमें। लेकिन पीएसयू मैं अगर लूंगा, मुझे पीएसयू 50% से ऊपर मार्केट शेयर की पीएसयू से डर लगता है, जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस जो एनालिटिक्स बिजनेस एनालिसिस करते हैं वो बोलेंगे तो मोट है, इसमें तो मोट में ही खोट है, मुझे तो ये लगता है। बिकॉज आईआरसीटीसी 90% 100% ऑफ द मार्केट होने के बाद भी एक डिसीजन से कितना बड़ा हादसा हो गया, तो वो देखना चाहिए। आपको इस दिवाली से अगली दिवाली के बीच में मार्केट में पॉजिटिव रिटर्न नजर आते हैं? क्वेश्चन नंबर 1। और दूसरा, आपका 3 to 5 ईयर होराइजन क्या है? जो लंबी अवधि के निवेशक हैं उनके लिए आपकी क्या राय होगी? 3 to 5 ईयर मुझे लगता है कि जो ग्लोबली लिंक्ड सेक्टर्स है वो बहुत अच्छा करेंगे। इतना नोट प्रिंटिंग हुआ है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपको ग्लोबली जितने स्टॉक्स हैं, जितने सेगमेंट्स हैं, वहां अच्छा रिटर्न आएगा। इस दिवाली से नेक्स्ट दिवाली किसी के हाथ में कुछ नहीं है। बाजार घटेगा तो सब माइनस में आ जाएंगे, बाजार बढ़ेगा तो हम थोड़ा आउट परफॉर्म कर लेंगे। तो ये तो मार्केट पे डिपेंडेंट है, बट मुझे लगता है ब्रॉडली यहाँ से कोई मैजिक नहीं होगा। चलिए, बिल्कुल। तो बहुत सारे मैटर्स पर आपसे बात हुई बसंत जी, और आपने अपनी बहुत ही कैंडिड ओपिनियन हमसे शेयर की। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। एंड बिफोर वी लेट यू गो, एक बार फिर से आपको और आपकी पूरी फैमिली को दिवाली की तरफ, हमारी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। मार्केट्स पर वापस लौटते एक नजर डालेंगे और साथ ही हमारे साथ कुछ बिग वॉइसेस भी होंगी। कहीं मत जाएगा, बने रहे हमारे साथ।